तो आइए प्ले विथ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक पार्ट देख लिए थे। आज उसी से रिलेटेड इसका हेडिंग है प्लेन। क्या है? प्लेन। उसको देखेंगे। 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे किसी कारणवश। आज से रेगुलर वीडियो आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव का और एक वन शॉट मिलेगा। तो आइए ध्यान दीजिए, आज का क्लास है प्लेन से रिलेटेड यानी समतल। 3D का ही पार्ट है। तो आइए देखते हैं। प्लेन है, बोला इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। हमको प्लेन का किसी समतल का समीकरण चाहिए, इक्वेशन चाहिए नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया और ये मेरा जेड एक्सिस हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई प्लेन ले लिए। ये जो इस प्रकार से डायग्राम दिख रहा है मेरा कोई प्लेन है, ठीक है। इसको हम समतल बोलेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, समतल में यहाँ पर कोई पॉइंट हम पी लेट कर लिए जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है। अब ध्यान दीजिए, इस O पॉइंट से यहाँ पर इसका नाम हम O दे देते हैं, ठीक है। O दे देते। इस O ओरिजिन से यहाँ तक इसको मिला दिए, इसको हम R वेक्टर मान लिए, उसे जनरली OP वेक्टर भी कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ से यहाँ पर n मान लिए और इसको इससे मिला दिए, यानी कि इसको हम NP वेक्टर कह सकते हैं। और इसको O से n तक मिला दिए, इसको हम ON वेक्टर भी कह सकते हैं। या इसको हम मान लिए कि मेरा D वेक्टर है, चाहे DN कैप है। यानी कि n कैप कहने का मतलब हो गया n कैप मेरा यूनिट वेक्टर है। अब ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मेट से हम प्राप्त करेंगे इक्वेशन किसी प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि n कैप मेरा क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो n कैप इक्वल टू हम मान लिए li कैप प्लस mj कैप प्लस nk कैप। और आपको पता है इसका जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो i के बगल वाला यानी i के गुना में उसका स्क्वायर, रूट के अंदर पे l स्क्वायर, m स्क्वायर और n स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से n कैप का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, OP वेक्टर यानी O से P तक, इस OP वेक्टर को हम क्या माने हैं? R। तो R, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पॉइंट क्या है? x, y, z। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? OP वेक्टर मेरा x i कैप, y j कैप और z k कैप। अब ध्यान दीजिए, इसी को तो हम R भी कहते हैं, तो R के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए O से N तक है तो इसको हम ON वेक्टर भी कह सकते हैं, नहीं तो हम इसको मान लिए हैं D वेक्टर या DN कैप भी कह सकते हैं। तो आइए इसी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरा ON वेक्टर है, ON वेक्टर पर परपेंडिकुलर है क्या? NP वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि NP वेक्टर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का साइन है यानी लंबवत है। NP वेक्टर मेरा ON वेक्टर पर क्या है? लंबवत है, लंबवत। अब ध्यान दीजिए, इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लंबवत है, तो अब यहाँ से इसको प्राप्त करने के लिए हम इस प्रकार से चलेंगे। तो जब ये दोनों लंबवत है, जब 2 वेक्टर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि NP वेक्टर डॉट ON वेक्टर इक्वल्स टू 0। यानी कि 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, NP कहीं पर AB वेक्टर लिखा रहे तो हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब 2 पॉइंट दिया रहे उसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर, तो अगला वाला यानी OB वेक्टर और माइनस का OA वेक्टर जानते हैं। तो इसी प्रकार से कहीं पर NP लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगला वाला यानी OP वेक्टर और माइनस ON वेक्टर कह सकते हैं। यानी NP वेक्टर के जगह पर OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर हम लिख सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चूंकि NP वेक्टर इक्वल्स टू फॉर्मूला के अनुसार OP वेक्टर और माइनस का ON वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसमें अप्लाई कर दीजिए। NP वेक्टर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? OP वेक्टर माइनस ON वेक्टर और डॉट ON वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए,
ओपी वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, ओपी वेक्टर को आर वेक्टर भी कह सकते हैं, ओपी वेक्टर को हम आर वेक्टर भी कह सकते हैं, और माइनस ओ एन वेक्टर को हम डी एन कैप भी कह सकते हैं या डी भी कह सकते हैं, तो डी एन कैप कह सकते हैं। और यहाँ पर भी ओ एन है तो इसको भी डी एन कैप कह सकते हैं, इक्वल्स टू 0। अब देखिए टोटल क्या है, गुणा में है, डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ से एक स्टेप और ले लीजिए कि आर वेक्टर माइनस डी एन कैप, और यहाँ से डॉट एन कैप को रहने दीजिए, इक्वल्स टू डी मेरा गुना में है, उधर जाएगा तो 0/d कर देंगे, डी मेरा भाग में चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आर वेक्टर माइनस का डी एन कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0। ठीक है, डी से 0 में भाग देंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इस एन कैप से इस दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। इस एन कैप से दोनों में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कह सकते हैं कि आर वेक्टर और इससे गुना करेंगे तो एन कैप, फिर माइनस डी और एन कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और आपको पता होना चाहिए कि एन वेक्टर यानी कि एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरा 1 होगा, और यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी वेक्टर, जैसे कि कहीं पर ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसको हम ए लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से कहीं पर यूनिट वेक्टर इसका स्क्वायर और ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो यानी कि एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसलिए यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी कि आर वेक्टर एन कैप माइनस का डी गुना 1 इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर एन कैप माइनस का डी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी, ये मेरा आ गया वेक्टर इक्वेशन। क्या आ गया, इसको हम कहेंगे वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन मेरा ये हो जाएगा, और इसका कार्टेशियन इक्वेशन आप फाइंड कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब इसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे तो ध्यान से समझिए, ये मेरा वेक्टर इक्वेशन फाइंड हो गया। अब कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम इसी का प्रयोग करके कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि चूंकि मेरा वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आर वेक्टर का वैल्यू रख दीजिए और एन कैप का वैल्यू रख दीजिए। आर वेक्टर का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, और डॉट एन कैप का वैल्यू रख दीजिए तो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल्स टू डी। अब ध्यान दीजिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, i के गुना में इधर x है, इधर i के गुना में l है, तो हो जाएगा lx, l और x का गुना, फिर प्लस इधर i के गुना में y है, इधर m है, तो my। इधर देखिए k के गुना में क्या है, z है, और इधर n है, तो इसको कह सकते हैं हम nz इक्वल्स टू d। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो उम्मीद है आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, बाकी इससे आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज इतना। यानी किसी प्लेन का वेक्टर इक्वेशन हमको पता है और उसका कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अभी जस्ट बताए हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर लिख देते हैं कि वेक्टर इक्वेशन क्या होता है। तो वेक्टर इक्वेशन हम अभी जस्ट बताएं कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी होता है, ये मेरा वेक्टर इक्वेशन होता है। और कार्टेशियन
इक्वेशन मेरा होता है LX My और NZ इक्वल्स टू D, ये होता है। और इसी के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमको वेक्टर इक्वेशन ये वाला पता है और ये वाला फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ डाटा है उसको पहले लिख लीजिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है, R वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j और प्लस -2k इक्वल्स टू 5। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से d का वैल्यू हमको पता चल रहा है 5। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा हो गया n कैप वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर r वेक्टर को ही हम जानते हैं किस नाम से, r वेक्टर को ही हम ओपी वेक्टर कहते थे डायग्राम के अनुसार। और इसी का वैल्यू होता है x i कैप, y j कैप और z k कैप। हम इसका प्रयोग करेंगे। तो r वेक्टर के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x i कैप, y j कैप और z k कैप। अब ध्यान दीजिए, डॉट 3i कैप 4j कैप -2k कैप इक्वल्स टू 5। इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, 3 और x का गुना 3x, 4 और y प्लस 4y और माइनस में 2 और प्लस में z, तो माइनस में 2z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। यही मेरा क्या हो गया, इसका कार्टेशियन इक्वेशन। यही मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो जब भी वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ रहे और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना हो तो हम इसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पर r वेक्टर अननोन है, n कैप बगल वाला हो गया इक्वल्स टू 5। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर r वेक्टर के जगह पर हम वैल्यू रखेंगे x i कैप, y j कैप और z k कैप। तो इस दोनों का हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, तो x का गुना 3 के साथ तो 3x। डॉट प्रोडक्ट का नियम यही कहता है कि इधर i का गुणांक और इधर i का गुणांक दोनों का गुना कर दीजिए। तो 3 गुना x 3x और प्लस 4 गुना y तो 4y और प्लस 2 गुना z तो -2z इक्वल्स टू 5 है। तो यही मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज इतना। तो जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो गिवन r वेक्टर डॉट 3i कैप -7j कैप और प्लस 5k कैप इक्वल्स टू 2। अब ध्यान दीजिए, हम वेक्टर इक्वेशन जानते हैं क्या होता है कि r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू d, यही होता है। और कार्टेशियन इक्वेशन LX My और NZ इक्वल्स टू D। इसको याद रखेंगे, बार बार यूज कर रहे हैं ताकि इसको आप याद कर पाए। ध्यान दीजिए, तो r वेक्टर डॉट इतना लिखा हुआ है, कोई वेक्टर है इक्वल्स टू D का वैल्यू 2 है। अब ध्यान से समझिए बात को, r वेक्टर के जगह पर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन पता हो कार्टेशियन इक्वेशन निकालना। तो r वेक्टर बराबर हम जानते हैं, चूंकि r वेक्टर इक्वल्स टू हम प्रयोग करेंगे x i कैप, y j कैप और z k कैप। इसका प्रयोग करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर r वेक्टर के जगह पर क्या रख देंगे, x i कैप, y j कैप और z k कैप और डॉट 3i कैप -7j कैप प्लस 5k कैप और इक्वल्स टू 2। अब ध्यान दीजिए, इस दोनों वेक्टर का क्या चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, इधर i के गुना में क्या है x, इधर i के गुना में 3, तो 3 और x का गुना हो जाएगा तो 3x। फिर यहाँ पर i के गुना में -7, इधर y है तो माइनस में क्या हो जाएगा 7y, इधर 5 है और इधर z है k के गुना में, तो प्लस 5z और इक्वल्स टू 2। यही मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। यही मेरा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमको जब भी वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ रहे, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना हो तो इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें किए थे दिया हुआ था कार्टेशियन इक्वेशन हमको निकालना था वेक्टर इक्वेशन। यहाँ पर क्या है,
फाइंड वेक्टर इक्वेशन, हमको वेक्टर इक्वेशन निकालना है और कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो दिए हुए पॉइंट को पहले लिख लेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 9z इक्वल्स टू 4। अब ध्यान से समझिए, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है और कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। अब ध्यान दीजिए, और कार्टेशियन इक्वेशन होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। मेरा कार्टेशियन इक्वेशन, मेरा वेक्टर इक्वेशन। एक बात और याद रखेंगे कि आर वेक्टर का वैल्यू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप होता है, और एन कैप का वैल्यू एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप होता है। अब ध्यान दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं पर अगर एल एक्स एम वाई एन जेड दिया हुआ है, यानी इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, एल एक्स का गुना एल एक्स एम वाई और एन जेड। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर वही हो जाएगा एल एक्स, ये एल का वैल्यू रहा होगा एम का और ये एन का। ध्यान दीजिए, एल का वैल्यू 2 रहा होगा, एम का वैल्यू 3 और एन का वैल्यू -9। अब इस प्रकार से ध्यान दीजिए, पहले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमको चाहिए कि कार्टेशियन इक्वेशन, हमको चाहिए वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मेट ही होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ से कह सकते हैं कि अगर इसको ऐसे लिख दे फिर वही प्राप्त हो जाएगा। कैसे, तो ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर का वैल्यू, यानी कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0 डी होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर का वैल्यू दे दीजिए एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, और डॉट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और -9 के कैप इक्वल्स टू 4। अब ध्यान से समझिए, ऐसा रहा होगा तभी ऐसा बना होगा, यानी आर वेक्टर का वैल्यू इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मेरा इसी के बराबर आ जाएगा, यही मेरा कार्टेशियन इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, चूंकि आर वेक्टर का वैल्यू मेरा क्या हो जाता है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। इस प्रकार से हम इसके जगह पर क्या रख सकते हैं, इतना के जगह पर आर, क्योंकि इतना के बराबर आर होता है, तो आर वेक्टर डॉट जो बच गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और -9 के कैप इक्वल्स टू 4। और यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया। हमको कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया था। तो बताइए, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछते हैं कि 5x 7y 3z इक्वल्स टू 4। ध्यान दीजिए, 5x 7y प्लस 3z इक्वल्स टू 4, और इसका हमको क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ वेक्टर इक्वेशन चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, हम आर वेक्टर यानी कि आर वेक्टर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप लिख सकते हैं। डॉट यहाँ पर 5 है तो 5 आई कैप, यहाँ पर 7 है तो +7 जे कैप, और यहाँ पर 3 है तो +3 के कैप इक्वल्स टू 4। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर डॉट यहाँ पर 5 आई कैप 7 जे कैप और 3 के कैप इक्वल्स टू 4। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, बोल रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन upon which length of perpendicular from origin is 5 and directions ratio of this normal are 2, 3, 6। तो ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को हम फर्स्ट कंसेप्ट में ही बनाए थे। ये मेरा x एक्सिस हो जाएगा, ये मेरा y एक्सिस और ये मेरा z एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y,
जेड है। यहाँ से यहाँ तक मिला दे, इसका नाम हम आर वेक्टर या ओपी वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको मिला दे, इसका नाम डी वेक्टर या डी एन कैप। और यहाँ पर इसी नॉर्मल फॉर्म का दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो 2,3,6, तो इसी से ओ एन वेक्टर बनेगा। इसको क्या कर सकते हैं, ओ एन वेक्टर, चाहे डी वेक्टर चाहे डी एन कैप। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो 2i3j6k, 2i3j6k। और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, डी का वैल्यू 5 दिया हुआ। तो ध्यान दीजिए, हमको चाहिए वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। बोल रहा है फाइंड इक्वेशन, यहाँ पर ही नहीं बताया कि कौन सा इक्वेशन चाहिए, तो हम दोनों निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो दिए हुए डाटा को पहले लिख लेंगे। तो गिवन एन पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 और 6 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये मेरा डायरेक्शन रेशियो हो गया। यहाँ से हम डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं, यानी DCS निकाल सकते हैं। DCS यानी कि कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को हम क्या कह सकते हैं, अब ध्यान दीजिए, कॉस अल्फा को ही हम L कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 2 और बाय 2 बाय इस तीनों का स्क्वायर रूट के अंदर में, यानी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 2 बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो 36 4 40 9 49। तो 2 बाय रूट में 49, तो कह सकते हैं 2/7, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यानी वर्गमूल 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से m का वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम cos बीटा कहेंगे। तो यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट 3 बाय और फिर से उसी का स्क्वायर, यानी नीचे वाला सेम होगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 3 बाय रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 36 इक्वल्स टू 3 बाय 49, जिसको हम 3/7 कह सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से n का वैल्यू निकाल लेंगे, जिसे हम cos गामा कहते हैं। तो n का वैल्यू तो क्या आ जाएगा 6, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट 6 और बाय इसी का मैग्नीट्यूड, यानी कितना आएगा 7 ही आएगा। इसको प्रोसेस से करेंगे तो इसी प्रकार से लिखना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। ऐड करेंगे तो 36 4 40 9 49, यानी 6 बाय रूट अंडर 49। इसको कह सकते हैं 6/7। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम L का वैल्यू, M का वैल्यू और N का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो हम यहाँ से जानते हैं कि N कैप इक्वल्स टू क्या होता है मेरा L I कैप, M J कैप और N K कैप। तो L M और N का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, N कैप निकल जाएगा। तो N कैप इक्वल्स टू L के जगह पर क्या डालें, L का वैल्यू 2/7, तो 2/7 I कैप प्लस M के जगह पर कितना डालेंगे 3/7 J कैप प्लस N के जगह पर क्या डालेंगे 6/7 K कैप। ये मेरा N कैप निकल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब यहाँ से हम वेक्टर इक्वेशन निकाल लेंगे पहले। तो सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन निकाल लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन मेरा क्या होता है कि r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू d। अब ध्यान दीजिए, हमको d का वैल्यू पता है, r वेक्टर का वैल्यू हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर r को r ही रखना है और n कैप का वैल्यू हमको मिल गया। तो r वेक्टर के जगह पर r वेक्टर रहने दीजिए, डॉट n कैप का वैल्यू मिल गया 2/7 I कैप, तो 2/7 I कैप प्लस 3/7 J का कैप, तो 3/7 J कैप और उसके बाद 6/7 K कैप, तो 6/7 K कैप और इक्वल्स टू D का वैल्यू मेरे पास कितना है 5। तो यही हो गया मेरा वेक्टर इक्वेशन, यही मेरा क्या हो गया वेक्टर इक्वेशन। तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, हम इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, वेक्टर इक्वेशन निकाल दिए हैं, अब हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं।
तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला होता है Lx My और Nz इक्वल्स टू डी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम बता दें कि L का वैल्यू अभी हम जस्ट निकाले हैं 2/7, M का वैल्यू 3/7 और N का वैल्यू 6/7। अब इसमें हम डाल देंगे, क्या करेंगे, L के जगह पर 2/7 x हो जाएगा प्लस 3/7 y हो जाएगा प्लस 6/7 z हो जाएगा इक्वल्स टू डी का वैल्यू कितना, तो 5, तो 5 डाल दीजिए। अब इस तीनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 7 7 7 का एलसीएम 7, एक बार में भाग लेगा तो ऊपर बचेगा 2x प्लस यहाँ बचेगा 3y, 7 से भाग देंगे एक बार में लग जाए, यहाँ पर भी, यहाँ पर 6z इक्वल्स टू 5 है तो 5। अब देन इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 पंचे क्या हो जाएगा 35 है, इसको 1 से करेंगे तो उतना ही, तो 2x 3y प्लस 6z इक्वल्स टू 7 पंचे 35। यही मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, बोल रहा है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ए कोई पॉइंट्स है x1, y1, z1 एंड परपेंडिकुलर टू n वेक्टर ai कैप b j कैप c k कैप, बड़ा a है, बड़ा b, बड़ा c। अब ध्यान दीजिए, इस डायग्राम के मदद से समझेंगे, ये मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई प्लेन है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट P मान लिए, यहाँ से O से P को मिला दिए, इस P का कोऑर्डिनेट x, y, z। यहाँ पर कोई पॉइंट A है मेरा, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, जो हम A पॉइंट का बात कर रहे थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ O से A तक मिला जिसका नाम हम A वेक्टर मान लिए, और O से B तक मिला जिसका नाम हम R वेक्टर मान लिए, और ये जो मेरा होगा AP वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो n वेक्टर जो मेरा है AP वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम कंसेप्ट पता चल रहा है कि चूंकि AP वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, n वेक्टर। अब ध्यान से समझिए, जब दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो बताया गया है कि उस दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। और यहाँ पर बता दिया गया है कि परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान दीजिए, तो यानी कि AP वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, AP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, AP वेक्टर इक्वल्स टू लिख सकते हैं OP वेक्टर और माइनस OA वेक्टर लिख सकते हैं। तो AP वेक्टर के जगह पर डाल दीजिए OP वेक्टर और माइनस OA वेक्टर और डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब OP वेक्टर जो मेरा है O से P, इसको कहेंगे OP वेक्टर। OP वेक्टर का नाम R वेक्टर है, तो OP वेक्टर के जगह पर R वेक्टर लिख सकते हैं, माइनस OA वेक्टर, यानी O से A तक जाएंगे तो OA वेक्टर, तो इसका नाम A वेक्टर है, तो यहाँ पर A वेक्टर लिख देंगे, और डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन, क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन। अब इसी के सहायता से हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने से ध्यान दीजिए, r वेक्टर के जगह पर r वेक्टर का वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और a वेक्टर के जगह पर a वेक्टर का, इस दोनों को घटा लेंगे तो x माइनस x1 i कैप इस प्रकार से हो जाएगा, और n वेक्टर के जगह पर n वेक्टर, और दोनों का कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से मेरा निकल जाएगा क्या, कार्टेशियन इक्वेशन। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं, तो इसका जो है हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू
जीरो, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान दीजिए, इसको फाइंड करने के लिए आप पहले क्या निकाल लीजिए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बताइए आर वेक्टर मेरा ये हो गया, ए वेक्टर ये हो गया, तो इस दोनों को घटाइए तो एक्स माइनस एक्स वन आई कैप हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन जे कैप, और जेड माइनस जेड वन के कैप। और इस जो घटा के आएगा उसका किसके साथ गुना होगा, एन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो हो जाएगा ए इंटू एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, तो ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन। यही मेरा क्या हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। कब, तो ध्यान दीजिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कोई पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन से पास कर रहा है पॉइंट ए से, एंड परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, वो क्या है एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दीजिए एपी वेक्टर मेरा एन वेक्टर का क्या है परपेंडिकुलर है। तो इसी डायग्राम के बाद जहां पर एन का वैल्यू क्या हो जाए एन वेक्टर का, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, हम मान लिए ओ ए वेक्टर का पॉइंट दिया हुआ है, तो ओ से यहाँ पर ओ ए, ध्यान दीजिए यहाँ से ओपी वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर के इक्वल, ठीक है, जहां पर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, यहाँ पर ओ ए यानी कि ए वेक्टर जिसको हम एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप करें। तो आइए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए, बाकी देखते हैं क्वेश्चन में। तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना और परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन करेंगे, तो गिवन सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, एक पॉइंट दिया हुआ है 5, 2, 7। अब ध्यान दीजिए इसी को हम x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे और इसको z1 कहेंगे, ठीक है। और इसी ए पॉइंट से हम ओ ए वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, जिसका नाम ए कह सकते हैं, माने थे जिसका नाम ओ ए के बराबर होगा, इसका नाम हो जाएगा 5i 2j और 7k। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर n वेक्टर दिया हुआ है, n वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 4j और प्लस 2k। तो ध्यान दीजिए n वेक्टर को हम क्या माने थे वहां पर डायग्राम के अनुसार ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। तो यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 2 हो जाएगा, x1 का वैल्यू 5, y1 का 2 और z1 का 7। अब ध्यान दीजिए कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला अभी निकाले थे कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दीजिए इसी का प्रयोग हम करते हैं। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो आर वेक्टर तो हमको पता नहीं है, तो आर वेक्टर को आर वेक्टर रहने दीजिए, माइनस ए के जगह पर ए वेक्टर, ओ ए को हम ए वेक्टर कहते हैं, तो 5i प्लस 2j और प्लस 7k कर। और ध्यान दीजिए डॉट में कर दीजिए एन वेक्टर, एन वेक्टर मेरा क्या है 3i प्लस 4j और प्लस 2k, तो रख दीजिए इक्वल्स टू 0। यही मेरा क्या हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए अब हमको क्या चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। डाल दीजिए सबका वैल्यू, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू इस n वेक्टर से देखिए, इस दोनों में कंपैरिजन करिए, तो i के बगल वाला a कहलाता है, तो i के बगल में क्या है 3, तो 3, तो a के जगह पर 3, x के बारे में पता नहीं है, माइनस x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिखिए 5, फिर प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए b का वैल्यू 4, तो 4 डाल दीजिए, और y के बारे में पता नहीं, माइनस y1 का वैल्यू
2 हो जाएगा, तो 2 डाल दीजिए। फिर प्लस सी का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखिए। और यहाँ पर फिर जेड तो रहेगा और माइनस Z1 का वैल्यू यहाँ से 7 हो जाएगा, तो 7 इक्वल्स टू 0। अब यही मेरा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। इसी को हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से गुना कर दीजिए, तो 3x और 3 पंचे 15, तो माइनस का 15। फिर 4 से करेंगे तो प्लस 4y और 4 दूना 8 माइनस का 8, प्लस 2 से करेंगे तो 2z और माइनस 2 सत्ते 14 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 3x प्लस 4y प्लस 2z इस तरफ रहने दीजिए, बाकी सब निगेटिव में है उस तरफ भेज दीजिए। तो माइनस में है 15 तो प्लस में 15 हो जाएगा, माइनस में है 8 तो प्लस में 8 हो जाएगा, माइनस में है 14 तो प्लस में हो जाएगा 14। अब तीनों को ऐड कर दीजिए, तो 3x 4y प्लस 2z इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, यानी कि ऐड करिएगा तो 15 15 14, यानी कि 29 और 8 37 37। यही मेरा कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। ये मेरा कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, ये मेरा वेक्टर इक्वेशन हो गया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी प्रकार से बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए, इतना है, एंड परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन जब भी करेंगे तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए कि गिवन पॉइंट ए हमको पता है 3, -4, 6, 3 -4, 6, इसी को हम x1, इसको y1 और इसको z1 कहेंगे। ठीक है, इस ए पॉइंट से हम ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं, जिसका नाम हम ए वेक्टर कह सकते हैं। 3i कैप -4j कैप और प्लस 6k कैप हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, एन वेक्टर क्या दिया हुआ है, एन वेक्टर 7i प्लस j और प्लस 3k। एन वेक्टर को हम क्या कहते थे, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से x1 y1 z1 का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अब ध्यान दीजिए, वेक्टर इक्वेशन होता क्या है, तो वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 डाल दीजिए। आर वेक्टर को आर वेक्टर रहने दीजिए, आर वेक्टर को आर वेक्टर रहने दीजिए, माइनस ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो मेरा ओ है 3i कैप -4j कैप और प्लस 6k कैप। फिर डॉट एन वेक्टर का वैल्यू क्या है, तो 7i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 0। यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम निकाल लेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। तो ध्यान से समझिए, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, कार्टेशियन इक्वेशन मेरा हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू, यहाँ से a का वैल्यू 7, तो 7 लिखिए। x रहने दीजिए, x के बारे में पता नहीं। x1 मेरा क्या हो जाएगा, x1 मेरा क्या हो जाएगा 3, तो x1 की जगह पर 3 लिख दीजिए। फिर प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कुछ नहीं है, i के बगल तो 1, b का वैल्यू 1। y माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, तो -4 कितना है, -4। ठीक, -4। फिर प्लस c का वैल्यू यहाँ से 3 और z1 का वैल्यू 6, तो 6 लिख दीजिए इक्वल्स टू 0। अब इसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, 7 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इंटू वाई और माइनस माइनस प्लस 4 और प्लस 3 इंटू जेड माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और 7 से इसको गुना करेंगे तो 7x माइनस 21, 7 या 21। 1 से करेंगे तो y प्लस 4 ही रहेगा, प्लस 3 से करेंगे तो 3z माइनस
छत्रिक 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ऐड कर दीजिए, ध्यान दीजिए 7x प्लस वाई और प्लस 3z को रहने दीजिए, बाकी सबको उस तरफ भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस में 21 है उस तरफ जाएगा तो प्लस में 21 हो जाएगा, माइनस में 18 है उस तरफ जाएगा प्लस में 18, प्लस में 4 है उस तरफ जाएगा माइनस में 4। तो 7x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 21 और 18 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39, 8 एक ना 39, 39 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 35। तो यही मेरा क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो इसी प्रकार से वीडियो से जुड़े रहें और पर डे क्लास करें। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। प्लेन का इक्वेशन चाहिए किसके लिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के थ्रू। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ए बी सी मेरा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब ध्यान दीजिए किसी प्लेन के अंदर, तो लेट ए पॉइंट्स को मान लिए x1, y1, z1, बी पॉइंट्स को मान लिए x2, y2, z2 एंड सी पॉइंट्स को मान लिए x3, y3, z3। अब ध्यान दीजिए ए पॉइंट से बनेगा कौन सा वेक्टर, OA वेक्टर। ए पॉइंट से बनेगा OA वेक्टर, तो OA वेक्टर ऐसी को मान लिया हम स्मॉल a वेक्टर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इसी प्रकार से क्या बन जाएगा, बी पॉइंट से OB वेक्टर जिसको हम स्मॉल b वेक्टर्स कहेंगे, तो x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। और सी पॉइंट से बनेगा OC वेक्टर, सी पॉइंट से क्या बनेगा OC वेक्टर जिसको हम स्मॉल c वेक्टर कह सकते हैं, तो x3 i कैप, y3 j कैप और z3 k कैप। अब ध्यान दीजिए वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब इस प्रकार का कॉन्सेप्ट रहेगा तब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर, r वेक्टर माइनस a वेक्टर। क्या हो जाएगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर और क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए बात, r वेक्टर्स माइनस a वेक्टर्स लिखना है और फिर डॉट का सिंबल देना है, और ध्यान दीजिए बी वेक्टर में से इसी वेक्टर को a को घटाना है, फिर क्रॉस सी वेक्टर में से भी a को घटाना है और इक्वल्स टू 0 रखना है। यही मेरा वेक्टर इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए। अब ध्यान दीजिए कार्टेशियन इक्वेशन का जब बात करेंगे तो ध्यान दीजिए कार्टेशियन इक्वेशन का जब हम बात करेंगे तो x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यहाँ पर x2 माइनस x1, यहाँ पर y2 माइनस y1, यहाँ पर z2 माइनस z1, यहाँ पर x3 माइनस x1, यहाँ पर y3 माइनस y1, यहाँ पर z3 माइनस z1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसका जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। इसी को हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मेट ये हो जाएगा और कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मेट मेरा ये हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं इससे अगले कंसेप्ट को, तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो आइए ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, यहाँ से 2 मार्क में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है और 2 मार्क में भी यहाँ से आता है। तो ध्यान दीजिए इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ध्यान दीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म में हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए हम सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन ax by cz इक्वल्स टू d होगा। इस इक्वेशन का नाम दे दिए p। क्या दे दिए, p। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर a पॉइंट से यहाँ पर b और यहाँ पर c। अब ध्यान से समझिए कि इस a पॉइंट पर कोऑर्डिनेट a, 0, 0, b पॉइंट पर 0, b, 0 और c पॉइंट पर 0, 0, c। तो ध्यान दीजिए x, y और z एक्सिस है तो x, y, z के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए ये जो लिखा हुआ है x का वैल्यू a, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू b और z का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू c हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब ध्यान दीजिए व्हेन हम जब a पॉइंट्स के लिए लेते हैं, किस पॉइंट्स के लिए, जब a पॉइंट्स के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा a, 0, 0
a कॉमा जीरो कॉमा जीरो, ये स्मॉल a है। आप ध्यान दीजिए इस इक्वेशन में यानी कि p में हम पुट करेंगे, p इक्वेशन का नाम है, तो a तो रहेगा गुना, अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्मॉल a प्लस b तो रहेगा और y का वैल्यू यहाँ से जीरो, क्या हो गया जीरो, और प्लस c रहेगा और गुना z का वैल्यू जीरो इक्वल्स टू d। अब ध्यान से समझिए ये मेरा x का वैल्यू होगा ये y का और z का, इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो a और गुना x का वैल्यू छोटका a प्लस b और गुना y का वैल्यू जीरो, तो b गुना जीरो, फिर प्लस c और z का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पर जीरो इक्वल्स टू d। अब इसी को फाइंड कर लीजिए, तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये हो जाएगा a गुना छोटका a, जीरो जीरो, तो ये पूरा खत्म, इक्वल्स टू क्या बचेगा d। तो a बराबर बड़का a बराबर हम कह सकते हैं d बाई छोटका a, क्या हो जाएगा d बाई छोटका a, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए व्हेन b पॉइंट्स के लिए ले लीजिए, तो b पॉइंट्स जीरो कॉमा छोटका b कॉमा जीरो, अब ध्यान दीजिए x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू b और z का वैल्यू c हो जाएगा, और इसी इक्वेशन p में डालिए, किस में डालिए p में डालिए, तो p मेरा है a गुना क्या हो जाएगा x का वैल्यू ax है ना ax, तो a और x का वैल्यू जीरो, तो a गुना जीरो प्लस b और गुना यहाँ पर b का वैल्यू y का वैल्यू छोटका b, तो छोटका b प्लस c और गुना z का वैल्यू जीरो और इक्वल्स टू d। यहाँ से b का वैल्यू निकल जाए, तो a गुना जीरो जीरो हो जाएगा, c गुना जीरो जीरो, यहाँ पर बचेगा b और गुना छोटका b बराबर d। यहाँ से b का वैल्यू क्या हो जाएगा d बाई छोटका b, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। इसी प्रकार से जब थर्ड के लिए व्हेन c पॉइंट्स के लिए चलेंगे, तो जीरो कॉमा c, तो x का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो, z का वैल्यू c, तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए, तो a गुना क्या हो जाएगा a गुना x का वैल्यू जीरो प्लस b गुना y का वैल्यू जीरो और प्लस c गुना z का वैल्यू c, तो बड़का छी छोटका छी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d। अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये जीरो यहाँ पर बचेगा c गुना c इक्वल्स टू d, तो c बराबर d बाई c हो जाएगा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से a b और c का वैल्यू, किसका वैल्यू a b और c का वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे, a b और c का वैल्यू हम डाल देंगे इक्वेशन p में, तो p में डाल दीजिए, p मेरा क्या है ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d। अब ध्यान दीजिए इसी इक्वेशन में a का वैल्यू बड़का a का वैल्यू मेरे पास क्या है d बाई a, यहाँ पर लिखिए d बाई a इंटू x, ठीक है, प्लस b का वैल्यू क्या है, तो d बाई b क्या है d बाई b इंटू y प्लस c का वैल्यू क्या है d बाई c इंटू जेड इक्वल्स टू डी। अब ध्यान दीजिए इसमें और इसमें इस तीनों में क्या है डी, तो डी को हम कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर x बाई ए, क्या बचेगा यहाँ पर x गुना a, तो x बाई a बचेगा प्लस यहाँ पर y बाई b बचेगा प्लस यहाँ पर z बाई c बचेगा और इक्वल्स टू d। इस d से d क्या हो जाएगा खत्म। यहाँ से कह सकते हैं कि x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c हो जाएगा इक्वल्स टू 1। यही मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए डायरेक्ट आपको इतना याद रखना है इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, ये हो गया पूरा का पूरा डेरिवेशन, लेकिन इसको आप शॉर्ट वे में ऐसे याद रखिए कि ध्यान दीजिए x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c होता है इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा डायरेक्ट कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, 4 ऑप्शन में से कैसा रहेगा। ध्यान दीजिए आप इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ध्यान दीजिए a पॉइंट्स के लिए a कॉमा 0 कॉमा 0, b पॉइंट्स के लिए 0 कॉमा b कॉमा 0, c पॉइंट्स के लिए 0 कॉमा 0 कॉमा c। अब इसी इक्वेशन मान लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन है कोई मेरे पास ax by cz इक्वल्स टू d। यहाँ से a पॉइंट्स के निकाल लिए, तो a का वैल्यू b पॉइंट्स के लिए, तो बड़का b का वैल्यू c पॉइंट्स के लिए, बड़का c का वैल्यू, और इसी इक्वेशन में डाल दिए। यहाँ से d कॉमन आ गया है,
तीनों में, तो डी कॉमन किए, LHS का डी और RHS का डी खत्म, तो यहाँ से x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इक्वल्स टू 1 यही आ गया। तो इसके सहायता से हम 2 मार्क का क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट्स इंटरसेप्ट्स एंड x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस आर 2, 3, -4 द एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान से समझिए। कहने का मतलब हुआ कि x एक्सिस पर 2 को कट कर रहा है, y एक्सिस पर 3 और z एक्सिस पर -4। तो ध्यान दीजिए, कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो करेगा, x इंटरसेप्ट कितना, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2, यही मेरा क्या कहलाएगा, a का वैल्यू, यानी a इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। और y एक्सिस पर y इंटरसेप्ट जो करेगा, इंटरसेप्ट्स, अब ध्यान दीजिए, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट यानी कि b का वैल्यू, y एक्सिस पर कितना 3, और इसी को हम क्या कहेंगे, b इक्वल्स टू 3। अब ध्यान दीजिए, z एक्सिस यानी z इंटरसेप्ट क्या करेगा, इंटरसेप्ट्स इक्वल्स टू -4, इसी को हम कहेंगे c का वैल्यू, जो कि मेरा -4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 3 और z एक्सिस पर -4, तो x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 3 और z इंटरसेप्ट -4, यही x वाला a का वैल्यू, y वाला b का वैल्यू और z वाला c का वैल्यू कहलाएगा। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए हमको इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो लिखिए क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ध्यान दीजिए, फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इक्वल्स टू 1 होता है। अब इसी में ए बी सी का वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का वैल्यू डाल दीजिए, तो x बाई ए का वैल्यू कितना 2 प्लस y बाई बी का वैल्यू कितना 3 और प्लस z बाई सी का वैल्यू कितना -4 इक्वल्स टू 1। अब ध्यान दीजिए, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x बाई 2 प्लस y बाई 3, और ध्यान दीजिए, इस प्लस इस माइनस का गुना होकर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में z बाई 4 इक्वल्स टू 1। अब इस तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग करेंगे 6 बार में, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 6x, 3 से करेंगे तो 4 बार में, और 4 को y से करेंगे तो 4y, फिर 4 से करेंगे तो 3 बार में, फिर z से कर देंगे इसका गुना तो 3z इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 12, यही मेरा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी 6x 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 12, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अभी जस्ट हम पढ़े थे कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है। और यहाँ से जब हमको ए बी सी का वैल्यू पता चल गया, इसमें डाल दिए, कैलकुलेट कर लिए, जोड़ घटाओ तो सबको आता है, तो बाकी हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which cuts intercepts and x, y, z axis are 2, 5, 3 on the axis। तो ध्यान दीजिए, जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे गिवन x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट कहने का मतलब हो गया क्या, x एक्सिस पर 2 कट कर रहा है, यही मेरा क्या हो जाएगा a का वैल्यू, यानी a इक्वल्स टू 2, और y एक्सिस यानी y इंटरसेप्ट यानी कि यही मेरा y इंटरसेप्ट 5, और यही मेरा क्या कहलाएगा b का वैल्यू, तो b इक्वल्स टू 5। अब ध्यान दीजिए, z एक्सिस यानी z इंटरसेप्ट कितना कर रहा है 3,
तो यहाँ से इसी को कहेंगे सी का वैल्यू 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। डाल दीजिए एबीसी का वैल्यू, तो एक्स बाई ए का वैल्यू 2 प्लस वाई बाई बी का वैल्यू 5 प्लस जेड बाई सी का वैल्यू 3 इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए 2 5 3 का एलसीएम हो जाएगा, यानी 5 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 30। और 2 से 30 में एलसीएम करेंगे, 2 से 30 में भाग करेंगे तो 15 बार में लगेगा, यानी कि 15x प्लस 5 से करेंगे तो 6 बार, कितना बार 6 बार, तो 6y प्लस 3 से करेंगे तो 10 बार, यानी कि 10z इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, तो हो जाएगा 15x प्लस 6y और प्लस 10z इक्वल्स टू 30। यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन इंटरसेक्शन, सॉरी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें था कि x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट यानी ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ था और इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हम निकाल देते थे। यहाँ पर क्या है कि फाइंड द इंटरसेप्ट कट्स ऑफ ऑन द एक्सिस बाय द प्लेन इतना। अब ध्यान दीजिए, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर हमको निकालना है ए बी सी का वैल्यू, यानी x इंटरसेप्ट कितना कर रहा है, यानी a का वैल्यू, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो गिवन 2x प्लस वाई और माइनस z इक्वल्स टू 5। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन x बाई ए, y बाई बी और z बाई सी इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पर क्या होना चाहिए 1, यहाँ पर 1 होना ही चाहिए। अब ध्यान दीजिए, तो इसको हम 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर अगर 5 से भाग करेंगे तो इधर भी 5 से भाग करना पड़ेगा। तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर के चले जाएंगे, नीचे में जो बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ए इधर बी इधर सी, ए बी सी का वैल्यू मेरा निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, दोनों तरफ हम 5 से भाग दे देते हैं, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड बट्टा 5 बराबर 5 बट्टा 5। ये 5 बट्टा 5 कट के 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार 2x के बट्टा में 5 को लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर y के बट्टा में 5 को और माइनस z के बट्टा में 5 को और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ए बी सी का वैल्यू हो जाएगा, लेकिन कब, जब यहाँ पर x रहता है, यहाँ पर y, यहाँ पर z, लेकिन इसको थोड़ा और सेटिंग करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको एक स्टेप ऐसा करिए कि 2x बाई 5 प्लस वाई बाई 5 और प्लस इसको लिख सकते हैं z बाई माइनस 5 इक्वल्स टू 1, तब जाके फॉर्मेट में आया। लेकिन यहाँ पर फिर भी ध्यान दीजिए, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से वही हो जाएगा, और हमको यहाँ पर क्या होना चाहिए प्लस और प्लस, तब जाके इस फॉर्मेट में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको बस क्या आना चाहिए x, लेकिन यहाँ पर है 2x। 2x को x बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं इस टर्म में ऊपर भी 2 से भाग नीचे भी करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2x बट्टा 2 और बट्टा 5 बट्टा 2 प्लस y बट्टा 5 और प्लस z बट्टा माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अब ध्यान दीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच गया कि x बाय 5 बट्टा 2 प्लस y बाय 5 यानी 5 प्लस z बाय माइनस 5, z बाय माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से अब फॉर्मेट पर चला गया, x बाय ए के फॉर्म में, y बाय बी और z बाय सी के फॉर्म में। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इंटरसेप्ट यानी x इंटरसेप्ट क्या हो गया 5 बाय
2, यानी ए का जो वैल्यू होगा वही मेरा एक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का जब बात करेंगे, वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट यानी वाई के बट्टा में क्या है बी, तो वही वाला हो जाएगा बी 5। और जेड इंटरसेप्ट का बात करेगा तो जेड इंटरसेप्ट का बात करेगा तो -5। यही हमको निकालना था जो कि हम निकाल लिए हैं। तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, यानी दो गिवन प्लेन्स को इंटरसेक्शन करते हुए पास कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहला इसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर बराबर होगा d1 वेक्टर प्लस लेमडा d2 वेक्टर के। अब ध्यान दीजिए, इसका कार्टेशियन इक्वेशन का बात आएगा तो a1x b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा इंटू a2x b2y c2z माइनस d2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से समझिए, क्या रहा है कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए इस फिगर से आप डायरेक्ट नहीं समझ पाइएगा, लेकिन ध्यान दीजिए, इसको समझाने के लिए दो बुक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ध्यान से समझिए, मेरे पास ये बुक है ना, ये बुक है, तो मान लीजिए ये वाला मेरे पास एक प्लेन है, एक प्लेन ही हो गया, एक प्लेन इस तरफ का हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा भाग में बांट लिए, तो इस प्रकार से दो प्लेन है। अब ध्यान दीजिए, इसके बीच में एक तीसरा प्लेन इस प्रकार से है, तो ध्यान दीजिए, इसके बीच में एक तीसरा प्लेन इस प्रकार से है। देख पा रहे होंगे कि दो प्लेन, यानी कि इस बुक का दोनों साइड ये जो दिख रहा है, ये दोनों साइड दो प्लेन हुआ, और इसके बीच में हम एक तीसरे प्लेन को इंटरसेक्शन करवा रहे हैं, तीसरा प्लेन। ठीक है, इस प्रकार से इस चित्र को बनाया गया है। ठीक है, यानी कि दो प्लेन है और उसके बीच में एक तीसरा प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो इसी का तीसरा जो प्लेन हम इंटरसेक्ट करवाए उसी का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन हमको चाहिए। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला का प्रयोग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे, तो यही होता है। तो इस तीसरे प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन ध्यान दीजिए, वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 वेक्टर प्लस लेमडा d2 वेक्टर। कार्टेशियन इक्वेशन का जब बात आएगा तो a1x b1y c1z माइनस d1 प्लस लेमडा इंटू a2x b2y c2z माइनस d2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि इसको पहला प्लेन मान लिया, इसको p1 यानी पहला प्लेन, इसको p2 यानी दूसरा प्लेन, और इसको p3 यानी तीसरा प्लेन। अब ध्यान दीजिए, इसी का पहले प्लेन का क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 वेक्टर, इसी का कार्टेशियन इक्वेशन लिखा हुआ है। फिर दूसरे प्लेन का, इस तीसरे प्लेन का फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझिए, इसके लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ध्यान दीजिए, तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेड थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर आई प्लस जे प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6। इधर आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल्स टू -5 एंड देन पॉइंट्स 1, 1, 1। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन करेंगे। अब ध्यान से समझिए, सॉल्यूशन करने के लिए मुख्य रूप से हम इस बात पर ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए कि जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो आर वेक्टर डॉट आई कैप जे कैप और के कैप हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हम यहाँ से डायरेक्ट समझा देते हैं, आप समझ जाइए। अभी हम जस्ट पढ़े थे, इसी को हम आर वेक्टर, इसको हम n1 वेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, ये मेरा n1 वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा और ये मेरा d1 वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा, यानी d1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, यानी d1 वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा। और ये देखिए, ये मेरा n2 वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा n2 वेक्टर का, और ये मेरा d2 वेक्टर का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट हम किसका फॉर्मूला यहाँ से हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। n1 का वैल्यू, n1 वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, और यहाँ से d1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, d1 वेक्टर का वैल्यू 6। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, n2 वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा,
तो n2 वेक्टर का 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और d2 वेक्टर या d2 कहिए, d2 वेक्टर क्या हो जाएगा -5। अब ध्यान दीजिए वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे सबसे पहले, तो ध्यान दीजिए r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इक्वल्स टू d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, अभी जस्ट लिखा है तो डाल दीजिए। r वेक्टर को r वेक्टर रहने दीजिए और इधर ध्यान दीजिए n1 वेक्टर के जगह पर n1 वेक्टर का वैल्यू रख दीजिए, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा इंटू n2 वेक्टर, लेमडा को लेमडा रहने दिए, n2 का वैल्यू 2i कैप 3j कैप और 4k कैप। अब ध्यान से देखिए इक्वल्स टू d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, d1 वेक्टर प्लस लेमडा d2 वेक्टर, क्या लिखना था d1 वेक्टर प्लस लेमडा d2 वेक्टर। अब ध्यान दीजिए तो d1 का वैल्यू कितना 6, तो 6 प्लस लेमडा लेमडा और d2 वेक्टर यानी कि -5। अब ध्यान दीजिए तो r वेक्टर डॉट यहाँ से r वेक्टर डॉट यहाँ से हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ध्यान से समझिएगा। और इस लेमडा से इस सभी में गुना होगा तो 2 लेमडा i कैप प्लस 3 लेमडा j कैप प्लस 4 लेमडा k कैप, इतना हो जाएगा इक्वल्स टू 6 और प्लस माइनस माइनस में 5 लेमडा। अब ध्यान दीजिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं, और इसमें i वाले को i वाले के साथ जोड़ दीजिए, तो r वेक्टर डॉट, अब ध्यान दीजिए i के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, इधर i के गुना में 2 लेमडा है, तो कह सकते हैं कि 1 प्लस 2 लेमडा इंटू आई कैप, ठीक है। i वाले को i वाले के साथ जोड़ेंगे तो 2 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, i दोनों में कॉमन तो i कैप प्लस इधर j और j के गुना में 1, इधर 3 लेमडा, तो 1 प्लस 3 लेमडा j कैप प्लस यहाँ पर 1 है k के, तो 1 प्लस 4 लेमडा k कैप, इतना हो जाएगा इक्वल टू 6 माइनस 5 लेमडा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए r वेक्टर का वैल्यू अगर हम x i कैप y j कैप और z k कैप लेते हैं, क्या लेते हैं x i कैप y j कैप और z k कैप, तो ध्यान से समझिए यहाँ से अगर इतना हम लेते हैं x i कैप y j कैप और z k कैप, तो ले लीजिए यहाँ से r वेक्टर का वैल्यू, तो फिर हम लेमडा फाइंड कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए r वेक्टर का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, यहीं पर लिख देते हैं कि r वेक्टर इक्वल्स टू x i कैप y j कैप और z k कैप पुट किए, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान दीजिए r वेक्टर के जगह पर जब डालेंगे x i कैप y j कैप और z k कैप, और यहाँ पर है डॉट प्रोडक्ट किसका, इसका 1 प्लस 2 लेमडा i कैप 1 प्लस 3 लेमडा j कैप और 1 प्लस 4 लेमडा k कैप, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट और 6 माइनस 5 लेमडा। अब ध्यान से समझिए इस ई वेक्टर है और ई वेक्टर, ये दोनों का क्या होगा डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब i के गुना में है, i के गुना में जो है उसका, इधर i के गुना में उसका, i के गुना में x है, इधर 1 प्लस 2 लेमडा है, तो गुना करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, तो हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 2 लेमडा, गुना करेंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा और प्लस इधर y और इधर 1 प्लस 3 लेमडा, y इंटू 1 प्लस 3 लेमडा प्लस यहाँ पर z इंटू, अब ध्यान दीजिए k के गुना में z है, इधर k के गुना में क्या है 1 प्लस 4 लेमडा, तो z इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लेमडा। अब ध्यान से समझिए हमको किस पॉइंट के लिए दिया हुआ है, तो पॉइंट किसके लिए प्रयोग करना है 1, 1, यानी कि x का भी वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1, z का भी वैल्यू 1, यानी कि पॉइंट
1,1,1 के लिए, तो x के जगह पर 1 डाल देंगे। 1 डालेंगे जैसे ही तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लेमडा हो जाएगा। 2 लेमडा प्लस y के जगह पर 1 डालेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 3 लेमडा प्लस यहाँ पर 1 इंटू जेड का वैल्यू 1 तो 1 इंटू 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लेमडा। अब यहाँ से जब हम गुना करेंगे तो 1 प्लस 2 लेमडा बचेगा प्लस 1 प्लस 3 लेमडा बचेगा प्लस 1 प्लस 4 लेमडा बचेगा 1 प्लस 4 लेमडा इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लेमडा। तो ध्यान दीजिए 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, तो 4 3 7 2 9 और 1 1 1 3, तो 3 प्लस 9 लेमडा इक्वल्स टू 6 माइनस 5 लेमडा। इसको इस तरफ लाएंगे और इसको उस तरफ भेज देंगे। तो ध्यान दीजिए इस 5 को तो 9 लेमडा प्लस 5 लेमडा इक्वल्स टू उधर बचेगा 6, इसको उस तरफ तो माइनस 3, तो 9 5 14 लेमडा इक्वल्स टू 6 में से 3 गया तो 3, तो लेमडा इक्वल्स टू 3/14 बचेगा। कितना बचेगा? लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? 3/14। अब ध्यान से समझिए लेमडा का वैल्यू जब 3/14 आ गया तो आप इसी इक्वेशन में डाल के आप वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, जहां पर इक्वेशन हम फर्स्ट एज्यूम किए। प्रत्येक जगह लेमडा का वैल्यू क्या डाल देंगे? 3/14 और कैलकुलेशन करके जो भी आएगा, यहाँ से हम लेमडा का वैल्यू निकाल लिए। इस इक्वेशन में जहां जहां लेमडा है वहां वहां 3/14 डाल देंगे और जो कैलकुलेट करके आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। तो आइए हम कैलकुलेट करके दिखाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, इस पर नहीं आएगा, फिर आप तो इसमें हम वैल्यू डाल के कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होंगे तो ध्यान दीजिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इससे आगे इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट रहने देंगे। ध्यान दीजिए इक्वेशन फर्स्ट रहने देंगे, लेमडा का वैल्यू इसी इक्वेशन में डाल देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा? आर वेक्टर डॉट क्या है? 1 प्लस 2 अगुना क्या है? लेमडा। लेमडा का वैल्यू 3/14 डाल देंगे और यहाँ पर आई कैप प्लस, ध्यान दीजिए 1 प्लस 3 और गुना लेमडा का वैल्यू 3/14 और यहाँ पर जे कैप प्लस यहाँ पर 1 प्लस 4 गुना लेमडा, लेमडा का वैल्यू 3/14 यहाँ पर के कैप और इक्वल में कितना आएगा? 6 माइनस 5 गुना लेमडा, तो 3/14। इसी को हमको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 में हम डाल दिया, अब इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से समझिए बात को। तो आर वेक्टर डॉट कैलकुलेट करिए तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 6/14 आई कैप प्लस 3 तिया 9 यानी कि 1 प्लस 9/14 जे कैप प्लस यहाँ पर 1 प्लस 4 तिया 12/14 के कैप इक्वल्स टू यहाँ पर 6 माइनस 5 तिया 15/14। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान से समझिए कि इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो आर वेक्टर डॉट यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 114 का 14 हो जाएगा, 1 से 14 में 14 और प्लस 6, ठीक है। यहाँ पर आई कैप प्लस यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 114 का 14, 1 से 14 में 14 और प्लस 9 हो जाएगा जे कैप प्लस यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो इसके बट्टा में करें तो 1 है ना, तो 14 एलसीएम, तो 14 प्लस 12 हो जाएगा के कैप और इक्वल्स टू यहाँ पर ध्यान से एलसीएम लेंगे तो 14, 1 से 14 में देंगे तो 14 बार में 14 को 6 से करेंगे तो ध्यान 14 छक 84 और माइनस कितना 15 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए। आर वेक्टर डॉट ध्यान से समझिए 14 6 20, 20 बट्टा कितना 14 यानी कि 20/14 आई कैप प्लस 14 9 14 6 20 3 23 यानी कि 23/14 जे कैप। यहाँ पर ध्यान दीजिए
तो 12 14 यानी 26/14 के कैप इक्वल्स टू एलसीएम करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए 14 तो रहेगा, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6, इतना बच गया। अब ध्यान से समझिए, इस पूरे में से हम ध्यान से समझिए, तो इस 14 को कॉमन लेकर के काट सकते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि यहाँ से 1/14 को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 1/14 इसमें से अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो ध्यान से समझ, इस 14 से 14 को डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन कॉमन लेके काटेंगे अच्छा रहेगा। तो आर वेक्टर डॉट यहाँ से 1/14 को कॉमन निकाल लेते तो यहाँ से क्या बचेगा, 20i कैप प्लस 23j कैप और प्लस 26k कैप इक्वल्स टू 69/14। अब ध्यान दीजिए, अब इस 14 से इस 14 को काट सकते हैं, तो यहाँ से जो मेरा आंसर आ जाएगा आर वेक्टर डॉट 20i कैप प्लस 23j कैप प्लस 26k कैप इक्वल्स टू 69। तो यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन। फाइनली यही मेरा वेक्टर इक्वेशन हो गया। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझे होंगे और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरा, उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन्स, यानी दो लाइन्स कब कोप्लेनर होंगे। तो ध्यान दीजिए, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, यानी किसी वेक्टर का किसी क्या है लाइन का वेक्टर इक्वेशन, ये भी दूसरे लाइन का वेक्टर इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है। तब ये दोनों इस इक्वेशन के लिए वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0। यानी a2 वेक्टर्स में से a1 वेक्टर को घटाइए, फिर जो आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट करिए किसके साथ, तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के इस दोनों का डॉट करिए, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो यही मेरा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कार्टेशियन फॉर्म का बात करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म का। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 होगा। a1 a2, b1 b2, c1 c2 इक्वल्स टू 0। ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, जब इसको फाइंड आउट करेंगे 0 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन इसको आपको याद रखना है। यहाँ से ध्यान दीजिए, बोल रहा है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी दो प्लेन के बीच में क्या चाहिए, एंगल। और दोनों का इस प्रकार से कंडीशन यानी इक्वेशन दिया हुआ है, a1x b1y c1z इक्वल्स टू d1। दूसरा इक्वेशन, दूसरे प्लेन का इक्वेशन a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2। तो cos थीटा यानी एंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऊपर में, फिर बट्टा रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और गुना a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो cos को उस तरफ ले जाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा। तो cos इनवर्स यहीं रह जाएगा, cos इनवर्स a1 a2 b1 b2 c1 c2 और a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर और गुना a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। तो उम्मीद है इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे। तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन से रिलेटेड। तो आइए ध्यान दीजिए, इफ टू प्लेन 2x plus 3y plus 4z equals to 5 and 4x 3y plus z equals to 7, then find angle between two planes, यानी इस दोनों प्लेन के बीच का एंगल चाहिए, कौन चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन 2x plus 3y plus 4z प्लस 4z इक्वल्स टू 5। सेकेंड प्लेन का इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस z इक्वल्स टू 7। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन को हम इससे रिलेट करेंगे, a1x b1y और c1z इक्वल्स टू d1। अब ध्यान दीजिए, इसको a2x b2y और c2z इक्वल्स टू d2। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए,
अब हम इस दोनों के बीच का ध्यान दीजिए, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 4, यहाँ से a2 का वैल्यू 4, b2 का वैल्यू 3 और c2 का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ से d1 का वैल्यू 5 और d2 का वैल्यू 7 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हम फॉर्मूला जानते हैं और उस फॉर्मूला को लगाते हैं। अब ध्यान से समझिए, फॉर्मूला क्या कहता है मेरा कि एंगल बिटवीन टू प्लेन का, एंगल बिटवीन टू प्लेन cos थीटा इक्वल्स टू लगा दीजिए, क्या होगा तो ध्यान से समझिए, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 बाय रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, फिर गुना रूट अंडर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, a1 a2, a1 का वैल्यू 2 गुना a2 का वैल्यू 4, फिर प्लस b1 का वैल्यू 3 और b2 का वैल्यू 3, फिर प्लस c1 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू 4 और c2 का वैल्यू 1 बाय, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, a1 b1 c1 का स्क्वायर, a1 b1 c1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, तो a1 b1 और c1 ये हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर गुना रूट अंडर, यहाँ से ध्यान दीजिए a2 b2 और c2, तो a2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस c2 का स्क्वायर यानी कि z के गुना में 1 है तो 1 का स्क्वायर। यही इसी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू 2 चौका 8 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 और बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर गुना रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, cos थीटा इक्वल्स टू यानी कि 8 4 12, ठीक है, अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21, कितना बचेगा 21 और बाय 16 4 20 और 9 29, रूट अंडर 29 और गुना रूट अंडर 16 1 17 और 4 17 3 20 6 26, रूट में 26। यहाँ से जब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, इसको उस तरफ लेकर के चलेगा तो 21 बाय रूट अंडर 29 गुना 26, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा कि इफ टू प्लेन 5x 3y minus 2z equals to 3 and 3x minus 4y plus 7z equals to minus 2, then find angle between two planes। do yourself कहने का मतलब स्वयं से करें। इस पर एक क्वेश्चन हम करवा दिए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, इसको खुद से कर दीजिएगा, नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, यानी कि दो प्लेन है, दोनों क्या है पैरेलल, तो उस दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, डिस्टेंस। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक प्लेन मान लीजिए इसको P1 कह दिए, इसको P2 कह दिए। इसके लिए इक्वेशन ax by cz है इक्वल्स टू d1, यहाँ पर ax by cz इक्वल्स टू d2 है, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए, जब इस कंडीशन दो प्लेन क्या हो पैरेलल हो तो उसके लिए हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए। तो d बराबर d1 माइनस d2, स्मॉल d डिस्टेंस हुआ और ये d1 और ये d2 हुआ, इस दोनों इक्वेशन के बराबर। d1 माइनस d2 मोड है, ये क्या है मोड है, नेगेटिव में वैल्यू आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी d1 में से d2 को घटाएंगे बट्टे रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब abc क्या है, इधर भी abc है, इधर भी abc है। अब एग्जाम्पल के लिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि मेरा क्वेश्चन हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, d1 का वैल्यू 8 और d2 का वैल्यू क्या हो जाए, d का फॉर्मूला लगाइए d1 माइनस d2, तो d1 मेरा क्या है 8, तो 8 माइनस d2 मेरा क्या है 12, तो 12 दे दीजिए बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है,
तो यहाँ पर 3 2 4, यहाँ भी 3 2 4, यानी ए का वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर बी का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर सी का वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर। यही मेरा डी का वैल्यू हो जाएगा। कितना होगा, 8 में से 12 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 4 20 9 29, यानी कि -4 बाय रूट अंडर 29। इसी को हम क्या कह सकते हैं, मोड है तो मोड से बाहर आएगा तो 4 बाय रूट अंडर 29, लेकिन ऐसे ही नहीं लिखेंगे, यूनिट में डिस्टेंस है इसलिए यूनिट में, यानी 4 बाय रूट अंडर 29 यूनिट, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आइए ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव सबके लिए, तो ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि कोई प्लेन है, ठीक है, और किसी पॉइंट से इस प्लेन तक का दूरी फाइंड करना हो, यानी डी का वैल्यू, और इस प्लेन का इक्वेशन दिया रहे ax by cz प्लस डी के फॉर्म में इक्वल्स टू 0। इस डी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ध्यान दीजिए। तो क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू a के साथ x1 का गुना तो ax1, फिर b के साथ y1 का गुना तो by1, फिर c के साथ z1 का गुना यानी cz1, और बट्टे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है, तो इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, ये पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर भी वही है, ax by cz प्लस d इक्वल टू 0 इक्वेशन दिया हुआ, और d का वैल्यू चाहिए, लेकिन किसी पॉइंट के लिए नहीं, ओरिजिन के लिए, o यानी ओरिजिन, और उसका कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। तो ध्यान दीजिए, इस कंसेप्ट के माध्यम से इसी फार्मूला पर इसको बनाते हैं, इसका एक नया फार्मूला निर्माण होगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, ओ पॉइंट के लिए चाहिए जहां पर 0, 0, 0, तो आपको पता होना चाहिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो d बराबर जब हम फार्मूला लगाएंगे यही वाला, तो a गुना x1 यानी x, तो a गुना x1 का वैल्यू कितना 0, प्लस b गुना y1 का वैल्यू कितना 0, प्लस c गुना z1 का वैल्यू कितना, प्लस c गुना z1 का वैल्यू कितना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चीज याद रख लीजिएगा, एक और बात याद रख लीजिए कि यहाँ पर आप d ऐड करिएगा। क्या ऐड करिएगा, प्लस में d हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला में प्लस में d ऐड करिएगा। तो ध्यान दीजिए, a गुना x1 b गुना y1, तो x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, और प्लस c गुना z1 का वैल्यू 0, और प्लस में d है तो d रहेगा, और बाय रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये भी 0 खत्म, है ऊपर में बचेगा d, और नीचे में बचेगा रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो यही मेरा फाइनल फार्मूला हो जाएगा, किसके लिए, ओरिजिन से प्लेन के किसी पॉइंट तक का दूरी। अब ध्यान दीजिए, प्लेन से किसी पॉइंट तक का दूरी d इक्वल्स टू, जब ओरिजिन का बात करें तो ऊपर में बस d बचेगा, और नीचे में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लगाएंगे, यही फाइनली फार्मूला हो जाएगा। और अगर किसी पॉइंट के लिए कहेगा तो ax1 by1 cz1 प्लस d, और यहाँ पर बस d बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लास्ट कंसेप्ट को देखते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, लास्ट कंसेप्ट है प्लेन का। तो आइए, यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है, तो इस कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से और ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करिए। तो ध्यान दीजिए, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, यानी कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच का क्या चाहिए, एंगल। तो ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले मेरा एक प्लेन है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से एक लाइन बना लिए, इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। अब ध्यान दीजिए, इसको हम मान लिए n वेक्टर, ठीक। अब ध्यान दीजिए, हम ये एंगल मेरा थीटा बना है, तो आपको पता है 90 डिग्री होगा, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, यानी b वेक्टर, यानी कि b वेक्टर और डॉट n वेक्टर, और बटे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और हम जानते हैं कि cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, cos थीटा की जगह पर sin 90 माइनस थीटा लिख दिए, और लेट कर लिए कि 90 माइनस थीटा को हम क्या मान लिए, हम कि फाई कह देंगे। क्या कह देंगे, फाई।
तो ध्यान दीजिए 90 माइनस थीटा के जगह पर हमको इस एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, तो तब ना होगा प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। अब ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए sin 90 माइनस थीटा यानी sin 90 माइनस थीटा को हम क्या मान लिया फाई, तो इसके जगह पर फाई डाल दिए। बाकी फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, उतना ही रहेगा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर और बट्टे बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दीजिए यहाँ से अगर फाई का वैल्यू निकालेंगे तो साइन उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स और उतना ही रह जाएगा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर और बट्टे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग हम 5 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा और बहुत ही मज़ा से मैथ को सीखिएगा। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, मैग्नीट्यूड तो सब कुछ पता होगा, आप डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 3D ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। इसका अगला चैप्टर लेकर के आएंगे, देखते हैं कौन सा, जहां से ज़्यादा वेटेज जिस चैप्टर का होगा उसी चैप्टर को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करते हैं कि इसके बाद अगला चैप्टर जो है उसमें हम ITF यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेकर के आए 1 शॉट के माध्यम से, क्योंकि इसको पढ़ाने के बाद हम डिफरेंशिएशन पढ़ा सकते हैं तो उसमें इसका प्रयोग होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि इससे प्लेन के बाद अब नया चैप्टर जो होगा जिसका नाम ITF होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और उसका अगला जो होगा डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन, इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक है, तो पर डे एक वीडियो 1 शॉट के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, अब एक वीडियो और मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, जैसे कि वेक्टर हो गया तो वेक्टर का एक 1 शॉट मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव का। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावित क्वेश्चन सारे दे दिए जाएंगे उस वीडियो के माध्यम से। आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड करिए और मैथ में 100 में 100 मार्क आपको इतने ही क्लास करने से आ जाएंगे कि जितने भी 1 शॉट आ रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। 1 शॉट के माध्यम से जितने भी वीडियो आप लोगों के बीच लाया जा रहा है उसको कंप्लीट कर लिए। साथ में ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आना शुरू हो जाएगा कल से, तो उसको भी कंप्लीट करिए। और सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाएंगे पहले इस दोनों को कंप्लीट करने के बाद। यानी कि ऑलमोस्ट आप अभी से कम 30 से 40 दिन अगर लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको 100 के करीब पहुंचा देंगे। 100 में 100 मार्क लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और सारा का सारा क्वेश्चन क्लास नोट से होगा, इस बात की पूर्णतया गारंटी है। तो आप लोग क्लास को मिस ना करें और जो भी बच्चे देखते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो भी बच्चे 2025 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं मैथमेटिक्स से। तो ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 मार्क और 5 मार्क जब हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो आपको इतना बता दें कि 100% गारंटी रहेगा इस बात का कि आपको उससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए कॉन्फिडेंस में रहिए और कंसेप्ट को सीखिए 1 शॉट के माध्यम से, फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। इसी प्रकार से आप लोग मैथमेटिक्स पर अपना साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आप लोग मैथ में 100 में 100 मार्क अपना सिक्योर कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।